Welcome guys, welcome to the show. This is Dr. Anurag, MBBS from IISc Medical College Bikaner. So guys, today's our topic is skeletal muscle relaxant. Skeletal muscle को हम कैसे रिलैक्स करते हैं, कौन सी ड्रग्स हेल्प करती हैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में, वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आसानी से हम सब कुछ चीजें पढ़ेंगे स्टोरी की फॉर्म में। रिलैक्स होकर बैठिए, ठीक है गाइस। पहले हम देखते हैं क्या होते हैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। गाइस, नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्शन होता है स्केलेटल मसल में क्या होता है, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन होता है। वो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। लेकिन स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट ऐसी ड्रग्स होती हैं जो स्केलेटल मसल्स की टोन, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको डिक्रीज कर देती हैं बाय पेरिफेरल और सेंट्रल एक्शन। पेरिफेरल और सेंट्रल एक्शन के थ्रू क्या होता है पेरिफेरल एक्शन, क्या होता है सेंट्रल एक्शन, वो थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। अभी इतना याद कर लो, जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है वो स्केलेटल मसल की टोन को कम कर देते हैं, उन स्केलेटल मसल को रिलैक्स कर देते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्शन करने में, उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देंगे स्केलेटल मसल का, ठीक है। उन ड्रग्स को बोलेंगे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। क्लियर। अब स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट जो है कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। अब गाइस कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करेंगे तो मतलब हमें नॉर्मल फिजियोलॉजी कॉन्ट्रैक्शन की आनी चाहिए कि कैसे स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तभी तो हम स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट को अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो गाइस नॉर्मल स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन को हम देखें तो देखिए, ये हमारा प्राइमरी न्यूरॉन है, ये क्या है, मान लो प्राइमरी न्यूरॉन है, ठीक है। ये हमारा ऑर्गन है, मतलब मसल्स है, ये क्या है, मसल है, ऑर्गन मान सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ये रिसेप्टर्स हो गए गाइस। अब देखो, प्राइमरी न्यूरॉन से जैसे ही मोटर नर्व इंपल्स आया तो यहाँ पर वेसिकल्स होते हैं, यहाँ पर वेसिकल से एसिटाइलकोलिन आपका रिलीज होएगा। एसिटाइलकोलिन जैसे रिलीज हुआ ये इन रिसेप्टर पे बाइंड होएगा, ठीक है। ये रिसेप्टर पे बाइंड होगा, ये क्या है, पूरा सिनेप्स है, पूरा एक सिनेप्स है, ठीक है, सिनेप्स है। तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, जैसे ही एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे बाइंड होएगा गाइस, इन रिसेप्टर पे बाइंड होएगा, डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, जो Na+ चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और जो Na+ चैनल का इन्फ्लक्स होने लग जाएगा, ठीक है, Na+ चैनल्स अंदर आने लग जाएंगे, तो Na+ चैनल का इन्फ्लक्स होने लग जाएगा, डिपोलराइजेशन हो जाएगा और एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। और जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, यहाँ पे मसल क्या करने लग जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन करने लग जाएगी, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करने लग जाएगी। थोड़ी देर बाद में जो एसिटाइलकोलिन है ये डिग्रेड कर दिया जाता है बाय एसिटाइलकोलिन कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम के द्वारा इसे डिग्रेड कर दिया जाता है। तो HCH जैसे डिग्रेड होएगा, ये रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो पाएगा HCH, एंड वापस क्या हो जाएगा, रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा और नर्व जो है, मसल जो है, वो फ्रेश नर्व इंपल्स लेने के लिए वापस तैयार हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया पूरा मैकेनिज्म। अब जो लिखा हुआ है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। मोटर नर्व इंपल्स जैसे ही आया, एसिटाइलकोलिन का रिलीज हुआ, एसिटाइलकोलिन NM रिसेप्टर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन था, न्यूरॉन देखो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब ये न्यूरॉन है, ये मसल्स है, तो इनमें दोनों का जंक्शन क्या हुआ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो भी रिसेप्टर्स थे उन पे एसिटाइलकोलिन बाइंड हुआ, डिपोलराइजेशन हुआ एंड डेवलपमेंट ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल एट मोटर एंड प्लेट, ठीक है। डिपोलराइजेशन होएगा, Na+ इन्फ्लक्स होएगा और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होएगा। जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ गाइस, यहाँ पर स्केलेटल मसल क्या करने लग जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगी। क्लियर हो गया कंसेप्ट। नेक्स्ट, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ मसल, ठीक है, फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद में SCH का डिग्रेडेशन होने लग जाता है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज के द्वारा, ठीक है, एंड रीपोलराइजेशन होने लग जाता है, एंड उसके बाद में मसल दूसरी नर्व इंपल्स लेने के लिए तैयार हो जाएगी, ठीक। तो कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, समझ में आ गया या नहीं आ गया, आ गया, ठीक है। तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, इस डायग्राम को थोड़ी देर बाद में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ ओवरव्यू लेते हैं हम यहाँ पर। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट दो तरीके के होते हैं, एक जो सेंट्रली वर्क करें, एक जो पेरिफेरली वर्क करें। पेरिफेरली में दो आते हैं, एक NMJ रिसेप्टर पे वर्क करें, जो NMJ रिसेप्टर हमने अभी बताया इस डायग्राम के थ्रू, ठीक है। एक जो डायरेक्टली एक्ट कर रहे हैं स्केलेटल मसल पे। NMJ पे जब ड्रग एक्ट करती हैं उनकी भी बहुत सारे टाइप्स हैं। डिपोलराइजिंग ब्लॉकर क्या होते हैं वो थोड़ी देर बाद देखेंगे, नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर ये क्या होते हैं वो भी देखेंगे, अदर्स बोटुलिज्म टॉक्सिन भी देखेंगे, ठीक है। तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में हम इन सारी ड्रग्स को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स, सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, ठीक है। सेंट्रल एक्टिंग को समझने से पहले हमें एक डायग्राम समझना पड़ेगा। मान लो ये अपर मोटर न्यूरॉन है, अपर मोटर, आपने CNS फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, ये अपर मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। ये हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन है, ये लोअर मोटर न्यूरॉन है, साइड में आपका इनहिबिटरी न्यूरॉन हो गया, ये क्या है, इनहिबिटरी न्यूरॉन है, ठीक है। अब गाइस जैसे ही सेरेब्रल कोर्टेक्स से इंपल्स आया,
तो यहाँ पे अपर मोटर न्यूरॉन कुछ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ग्लूटामेट हो गया आपका नोरेपिनेफ्रिन हो गया, वो रिलीज करेगा। जैसे ग्लूटामेट नोरेपिनेफ्रिन रिलीज हुआ, ये लोअर मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगा। लोअर मोटर न्यूरॉन देन एसिटाइलकोलिन को यहाँ पर सिक्रेट करेगा, एसिटाइलकोलिन को सिक्रेट करेगा। एसिटाइलकोलिन देन जो मसल्स होती हैं यहाँ पे, उन पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पे जाके बाइंड होएगा और मसल जो है वो कंट्रैक्ट होने लग जाएंगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएंगी। ठीक है, तो इस जो भी बात लिखी हमें इस डायग्राम समझ सकते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स से इंपल्स आया तो अपर जो मोटर न्यूरॉन्स है, ये अपर मोटर जो न्यूरॉन्स हैं वो ग्लूटामेट एंड नोरेपिनेफ्रिन रिलीज करेंगे। देन लोअर मोटर न्यूरॉन से एसिटाइलकोलिन रिलीज होएगा। एसिटाइलकोलिन देन मसल क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। ठीक, तो हमें इस कॉन्ट्रैक्शन को क्या करना है, रोकना है। हमें इस कॉन्ट्रैक्शन को रोकना है। ठीक है, हमें इस कॉन्ट्रैक्शन को रोकना है, हमें रोकना है। कैसे रोकेंगे वो हम देखेंगे। एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ पे जो अपर मोटर न्यूरॉन है वहां पे अल्फा 2 न्यूरॉन होता है एंड गाबा बी रिसेप्टर होता है। अल्फा 2 रिसेप्टर होते हैं अपर मोटर न्यूरॉन पे, गाबा बी रिसेप्टर भी होता है, गाबा बी रिसेप्टर भी होता है। जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन पे गाबा ए एंड गाबा बी, ये दो रिसेप्टर्स होते हैं, गाबा ए एंड गाबा बी। क्लियर? अब मैं यहां पे एक चीज बताऊं आपको, एक चीज बताऊं, ध्यान से सुनना। अगर हम इस अल्फा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दें, तो अल्फा 2 क्या करता है, जो भी नोरेपिनेफ्रिन आ रहा है, जो भी नोरेपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा है उसके सिक्रेशन को कम कर देगा। और नोरेपिनेफ्रिन रिलीज नहीं होएगा तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इनिबिशन होएगा और मसल रिलैक्स कर जाएंगे। तो एक ड्रग है टीजाडीन नाम से, वो अल्फा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी एंड अल्फा 2 रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाएगा तो इनिबिटरी इफेक्ट आएगा और स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी, स्केलेटल मसल क्या कर जाएंगे, रिलैक्स कर जाएंगे। तो टीजाडीन एक ऐसी ड्रग है जो अल्फा 2 रिसेप्टर पे वर्क करती है और उसको एक्टिवेट करती है। ठीक, सेम बैक्लोफेन एक ऐसे ड्रग है जो गाबा बी रिसेप्टर जो है यहाँ पे उसको क्या करती है, एक्टिवेट करती है। अपर मोटर न्यूरॉन पे गाबा बी न्यूरॉन होता है, गाबा बी रिसेप्टर होता है, उसको एक्टिवेट करेगी। और जो लोअर मोटर न्यूरॉन पे गाबा बी है उसको भी एक्टिवेट करती है बैक्लोफेन। ठीक है, बैक्लोफेन। ठीक है, तो बैक्लोफेन क्या करेगी, रिलैक्सेंट कर देगी भाई, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देगी ना, इनिबिटरी इफेक्ट है तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होएगा, तो रिलैक्सेशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें हम थोड़ा सा बेंजोडाइजेपिन का। बेंजोडाइजेपिन क्या तरह है, बेंजोडाइजेपिन क्या है, बेंजोडाइजेपिन है क्या गाइस? ठीक है, तो गाइज ये देखिए, बेंजोडाइजेपिन जो है वो गाबा रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी। गाबा रिसेप्टर एक्टिवेट होएगा तो गाबा रिसेप्टर क्या है, इनिबिटरी इफेक्ट शो करेगा। जैसे गाबा ए रिसेप्टर एक्टिवेट होएगा, इनिबिटरी इफेक्ट आएगा एंड मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, मसल रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक है, तो समझ में आएगा टीजाडीन, बैक्लोफिन, गाबा का रिसेप्टर, गाबा कैसे वर्क करता है। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन से। तो गाइस सेंट्रल एक्टिंग में हमने देखा कि आपका बैक्लोफेन हो गया, टीजाडीन हो गया, बेंजोडाइजेपिन जैसे डायजिपाम, ये कैसे वर्क करती हैं सेंट्रल एक्टिंग। अब आता है पेरिफेरल एक्टिंग में डिपोलाइजिंग ब्लॉकर्स एंड नॉन डिपोलाइजिंग ब्लॉकर्स हम देखेंगे। ठीक है, तो पेरिफेरल एक्टिंग में बात करें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर की, भाई न्यूरॉन है, ये मसल है, अब इनके बीच में जो जंक्शन है, ठीक है, उसमें दिक्कत कर देंगे हम, उसमें दिक्कत कर देंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, पहले आता है डिपोलराइजिंग ब्लॉकर। डिपोलराइजिंग ब्लॉकर में क्या होता है गाइस, दो फेजेस आएंगे। एक होता है डिपोलराइजिंग फेज, इसमें क्या होता है, सेम प्रोसेस होती है कि रिसेप्टर पे, ये मान लो ये चीज़ है, ये हमारा मसल है। ठीक है, यहाँ से एक्साइटेटेड न्यूरोट्रांसमीटर आया और जो रिसेप्टर है उन पे बाइंड किया और मसल क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, पहली स्टेज तो ये है डिपोलाइजिंग फेज। ठीक है, एनएम रिसेप्टर के एगोनिस्ट बाइंड हो गया। ठीक, लेकिन जैसे प्रोलॉन्ग्ड यहाँ पर प्रोलॉन्गेशन जैसे होता है, भाई कंटिन्यूड एक्सपोजर आ रहा है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का, तो थोड़ी देर बाद में यहाँ पर डिसेंसिटाइजेशन हो जाता है रिसेप्टर का, डिसेंसिटाइजेशन हो जाएगा रिसेप्टर का, और डिसेंसिटाइजेशन हो जाएगा तो जो भी रिसेप्टर आ रहा है वो बाइंड तो हो जाएगा, लेकिन उसका जो भी न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा है वो यहाँ पे उस रिसेप्टर के द्वारा उसको इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि रिसेप्टर क्या शो कर रहा है, डिसेंसिटाइजेशन शो कर रहा है। तो जो भी न्यूरोट्रांसमीटर आएगा उसका कोई भी काम नहीं होएगा, वो इग्नोर किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, वहाँ पर रिलैक्सेशन ही होएगा। क्लियर? तो इसमें एग्जांपल है सक्साइनलकोलिन, सक्सामिथानियम, डेक्सामिथानियम। भाई वापस मैं बता रहा हूँ कि भाई पहली प्रोसेस तो क्या होगी, सेम होगी, डिपोलराइजेशन होएगा।
जो भी एक्साइटेटिव न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइलकोलिन जो रिसेप्टर्स हैं उन पे बाइंड होएगा एंड देन जो नॉर्मल डिपोलाइजेशन प्रोसेस होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद में क्या होता है, कंटिन्यूड एक्सपोजर हो रहा है एक्साइटेटिव न्यूरोट्रांसमीटर का, तो जो रिसेप्टर हैं वो डिसेंसिटाइजेशन शो करेंगे कि वो सेंसिटिव नहीं रहेंगे, उन जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है उनके खिलाफ सेंसिटिविटी शो नहीं करेंगे, तो वो इग्नोर करेंगे उन न्यूरोट्रांसमीटर को। तो जैसे इग्नोरेंस होएगा तो यहाँ पर नॉर्मल प्रोसेस नहीं हो पाएगी और कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, रिलैक्सेशन होएगा। ठीक है, इसमें आता है आपका सक्सिनिल कोलिन, सक्सामिथोनियम एंड डेक्सोमिथोनियम। क्लियर। नॉन डिपोलाइजिंग ब्लॉकर में क्या आएगा, जो भी रिसेप्टर्स हैं वो क्या हो जाए मसल्स पे, वो क्या हो जाएंगे गाइस, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें आता है शॉर्ट एक्टिंग, मीडियम एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में आता है मिराक्यूरियम। मिराक्यूरियम जो है ये शॉर्टेस्ट एक्टिंग है। ठीक है, ये रैपिडली इनएक्टिवेट है, प्लाज्मा कोलिनेस्ट्रेज जो होता है उनके द्वारा इससे रैपिडली क्या कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है गाइस, इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। एंड ये मिराक्यूरियम जो है हिस्टामिन रिलीज भी ये कराता है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। मीडियम एक्टिंग की बात करें एट्राक्यूरियम, ये स्पॉन्टेनियस डिग्रेडेशन प्लाज्मा के अंदर, इसका जो डिग्रेडेशन होता है प्लाज्मा के अंदर कर दिया जाता है। ठीक है, इससे हम बोलते हैं होपमन डिग्रेडेशन भी कहते हैं। ठीक है, कोलिनेस्ट्रेज, तो इसका जो कोलिनेस्ट्रेज होता है हमारा वो तो इसका डिग्रेडेशन करेगा, साथ साथ में इसका प्लाज्मा के अंदर भी डिग्रेडेशन होता है, उससे हम बोलते हैं होपमन डिग्रेडेशन। क्लियर। और ये हेपेटिक एंड रीनल मेटाबॉलिज्म, इसका मेटाबॉलिज्म हेपेटिक एंड रीनल से नहीं होता, इसलिए अगर ये हेपेटिक पेशेंट है एंड रीनल डिसफंक्शन पेशेंट है तो उनके अंदर ये सेफ होता है एट्राक्यूरियम। क्लियर। रोक्यूरोनियम है, ये भी मीडियम एक्टिंग है, इसका रैपिड ऑनसेट होता है। वैक्यूरोनियम है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। हम लॉन्ग एक्टिंग की बात करें तो डी ट्यूबरकोरेन है, एल्कलॉइड है, इसे एक प्लांट है कॉन्ड्रोटिनम टोमेंटोसम, वहां से ऑब्टेन किया जाता है। ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक कर देता है, जो न्यूरोमस्कुलर है एनएम ब्लॉकर, न्यूरोमस्कुलर जो है उसको ब्लॉक कर देगा, जिस कारण फ्लैसिड पैरालिसिस आपका हो सकता है। ठीक है, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा। हिस्टामिन के रिलीज में मदद करता है, कोज हिस्टामिन रिलीज। ठीक है, एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ये डी ट्यूबरकोरेन रखता है। ठीक है, डी ट्यूबरकोरेन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक का, न्यूरोमस्कुलर जो रिसेप्टर है उनको ब्लॉक कर देता है, तो जो एक्साइटेटिव न्यूरोट्रांसमीटर है वहां पे बाइंड नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है डोक्साक्यूरियम, मोस्ट पोटेंट है, यह हिस्टामिन रिलीज को मिनिमम हिस्टामिन रिलीज करता है और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ये रखता है। नेक्स्ट है पेनक्यूरोनियम, भी इसमें आता है लॉन्ग एक्टिंग में, पिपिक्यूरोनियम भी इसमें आता है। ठीक है, तो ये क्या है लॉन्ग एक्टिंग में। मीडियम एक्टिंग में एट्राक्यूरियम आएगा, एट्राक्यूरियम का होपमन डिग्रेडेशन हमें याद रखना है एंड ये रीनल और हेपेटिक पेशेंट डिसफंक्शन पेशेंट में दे सकते हैं, सेफ है। रोक्यूरोनियम एंड वेरिक्यूरोनियम भी मीडियम एक्टिंग में आता है। शॉर्ट एक्टिंग में मिराक्यूरियम आता है। ठीक है, समझ में आ गई सारी चीजें। हम डायरेक्ट एक्टिंग की बात करें, अब स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में हम डायरेक्ट एक्टिंग की डायरेक्टली स्केलेटल मसल पे वर्क करें। डेंट्रोलिन क्या होता है, डायरेक्टली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होता है। ये जो डिपोलराइजेशन इंड्यूस कैल्शियम रिलीज, डिपोलराइजेशन हो रहा है, मान लो ये मसल है हमारा, इसके अंदर डिपोलराइजेशन इंड्यूस कैल्शियम रिलीज होता है। कैल्शियम जो आपने पढ़ा होगा मसल फिजियोलॉजी में कि रैनिटोडिन रिसेप्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, रैनिटोडिन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, डायनेटोडिन रिसेप्टर होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डायनेटोडिन जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैल्शियम को रिलीज कराते हैं, कैल्शियम को रिलीज कराते हैं। ठीक है, कैल्शियम को रिलीज कराएंगे। ठीक, तो ये क्या करता है, जो रैनिटोडिन जो रिसेप्टर हैं, रैनिटोडिन जो रिसेप्टर्स हैं उसको क्या कर देता है गाइस, उसको ब्लॉक कर देता है। रैनिटोडिन रिसेप्टर ब्लॉक होंगे तो कैल्शियम का रिलीज नहीं हो पाएगा, रैनिटोडिन रिसेप्टर यहाँ पर ब्लॉक हो जाएंगे तो कैल्शियम का रिलीज नहीं हो पाता सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो रैनिटोडिन रिसेप्टर को ब्लॉक करके कैल्शियम रिलीज नहीं होएगा तो गाइस आपका डीपोलराइजेशन नहीं हो पाएगा, और स्केलेटल मसल रिलैक्स ही करेगी। क्लियर। लाइफ सेविंग ड्रग है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया पेशेंट के अंदर डेंट्रोलिन। कैसे वर्क करता है, इट इनहिबिट डीपोलराइजेशन इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज by blocking ryanodine receptor from sarcoplasmic reticulum and produce skeletal muscle relaxation। साइड इफेक्ट है इसके, ड्राउजीनेस कर देता है, डायरिया कर देता है, डिजीनेस कर देता है, हेडेक कर देता है। इसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस पेशेंट में भी यूज में लेते हैं, सेरेब्रल पाल्सी पेशेंट के अंदर भी यूज में लेते हैं, स्पाइनल इंजरी वाले पेशेंट के अंदर भी यूज में लेते हैं। ठीक है, तो ये डेंट्रोलिन पे शॉर्ट नोट आता है, क्या करता है, क्या करेगा, कैल्शियम जो है रिलीज होता है उसको इनहिबिट करता है। कैसे इनहिबिट कर देगा, रायनोडिन रिसेप्टर रहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है। इतना सी बात है गाइस। बोटुलिनम टॉक्सिन क्या करता है गाइस, बोटुलिनम जो टॉक्सिन है ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, ये जो टॉक्सिन है ये एसीएच के रिलीज को सिनेप्टिक लेफ्ट में एसीएच का जो रिलीज है उसको रोकता है। कैसे रोकेगा,
ठीक है। एक प्रोटीन होता है guys, जो एसीएच के रिलीज में मदद करता है, एसीएच के रिलीज में मदद करेगा। जो सिनेप्स में एसीएच जो रिलीज होता है उसमें एक प्रोटीन होता है, वापस मैं बता रहा हूँ, सॉरी। देखो एसीएच जो है वो सिनेप्टिक लाइट में रिलीज होता है, उसको रिलीज कराने के लिए एक प्रोटीन की जरूरत होती है, लेकिन बोtulinum टॉक्सिन उस प्रोटीन को क्या कर देता है, उस प्रोटीन को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। अब वो प्रोटीन इनहिबिट हो गया तो एसीएच सिनेप्टिक लाइट में रिलीज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो रिलीज नहीं हो पाएगा तो गाइज क्या हो जाएगा, जो भी मसल है उसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, एंड इट नॉर्मलाइज द टोन इन हाइपर रिएक्टिव और हाइस्पास्टिक मसल व्हेन गिवन लोकली, ठीक है, समझ में आएगा। इसे हम कॉस्मेटिक में भी यूज में ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आपकी व्रिंकलिंग हो रही है, मसल्स की व्रिंकलिंग हो रही है, तो एंटी व्रिंकलिंग एजेंट के लिए हम इसे यूज में ले सकते हैं। समझ में आएगा सारी चीजें, ठीक है, क्लियर। ये वाला डायग्राम आपको हमने एएनएस में पढ़ा दिया था कि एंटीकोलिनेस्ट्रेज क्या करते हैं, जैसे नियोस्टिगमीन है, इड्रोफॉर्मियम है, जो एसीएच को डिग्रेड करने वाला जो एंजाइम है उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये एंटीकोलिनेस्ट्रेज। तो एसीएच बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा, तो एसीएच बढ़ जाएगा तो एसीएच मस्करिनिक इफेक्ट भी शो करता है, न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट भी शो करेगा, ठीक। मस्करिनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा तो उसको कंप्रोमाइज करने के लिए हम क्या कहते हैं, एंट्रोपिन देते हैं ताकि मस्करिनिक साइड इफेक्ट ना आए, ठीक है। एसीएच बढ़ गया, ठीक है, एसीएच बढ़ गया तो रिवर्स ब्लॉकेज डिट्यूबोकोरिन जो है वो क्या करता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अगर एसीएच बढ़ रहा है गाइस, एसीएच बढ़ रहा है एंटीकोलिनेस्ट्रेज से, तो एसीएच ज़्यादा बढ़ रहा है तो कम्पिटिटिव यहाँ पर वो होएगा, डिट्यूबोकोरिन का इफेक्ट यहाँ पर कम हो जाएगा। इतना कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना, आपको बोtulinum टॉक्सिन का एक ये याद रखना है, आपको डेंटोलिन का ये याद रखना है, आपको लॉन्ग एक्टिंग ये सारे नॉन डिपोलाइजिंग ब्लॉकर का याद रखना है, एंड डिपोलाइजिंग ब्लॉकर में 2 स्टेजेस होती हैं ये याद रखनी है, एंड ये जो डायग्राम है आपका ये याद रखना है सेंट्रल एक्टिंग, एंड ये जो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। तो गाइस ये हमारा वीडियो था पूरा, आपको होप है आपको समझ में आया होगा, एंड ये हमारे 3 कोर्सेज हैं, आप इन्हें ज्वाइन कीजिए, सारे कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए ताकि कंसेप्ट आपका अच्छा बिल्डिंग हो, ठीक है। एंड फॉर नोट्स यू कैन डाउनलोड आवर ऐप ऑन प्ले स्टोर। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।